नमस्कार। आज हम एक रिसर्च के नए और अहम टॉपिक पर बातचीत करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रातःकाल उठकर योग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन, तन स्वस्थ रहेगा और ऐसे में जो भी लेक्चर होंगे, चाहे वो मेरे लेक्चर हो या किसी के लेक्चर हो, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी लोग को ये प्रण लेना चाहिए कि प्रातःकाल उठकर योग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो महामारी की स्थिति चल रही है, ऐसे में व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और स्वस्थ वो तभी रह सकता है वो प्रातःकाल उठकर योग करे। हाँ, आज का टॉपिक है हमारा स्केलिंग टेक्निक्स इन रिसर्च, अनुमापन पद्धतियाँ, अनुमापन प्रविधियाँ। यानी हम सामाजिक विज्ञानों में जब अनुमापन की बात करते हैं, माप की बात करते हैं, तो बहुत कठिन कार्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज का अध्ययन हम किसी स्केल से नहीं नाप सकते। जैसे कि नेचुरल साइंसेज में या फिजिकल साइंसेज में हम हर चीज़ को आसानी से नाप सकते हैं और नाप के आधार पर हम किसी पर्टिकुलर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल होती हैं, सामाजिक व्यवहार बहुत जटिल होते हैं, व्यक्तियों के व्यवहार बहुत जटिल होते हैं। घटनाएं और समस्याओं को समझना इतना आसान नहीं है। उनको किस तरह से नापा जाए, ये एक समस्या रहती है। समाजशास्त्र में भी समय समय पर अनेक समाजशास्त्रियों ने, अनेक बुद्धिजीवियों ने ऐसे ऐसे मापों को डेवलप करने का प्रयास किया जिसके जरिए सामाजिक व्यवहारों को नापा जा सके, सामाजिक घटनाओं को मापा जा सके। उसी कड़ी में आज हम अनुमापन प्रविधियों की बात करते हैं, स्केलिंग टेक्निक्स की बात करते हैं। अधिकांश सामाजिक तथ्य अपनी प्रकृति से गुणात्मक रूप में होते हैं और अमूर्त होते हैं। उनकी गणनात्मक माप बहुत ही कठिन कार्य होता है। व्यक्तियों के विचारों, मनोवृत्तियों, भावनाओं तथा पसंद आदि का अध्ययन कुछ समय पहले तक सांख्यिकी आधार पर करना बहुत कठिन था। यानी अब से हम कहीं 40-50 सालों पहले तक तो ये काम बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे अनुमापकों का विकास होता जा रहा है जिसको गुणात्मक तथ्यों का माप करके गणनात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी ऐसी चीज़ें डेवलप कर ली गई जिसके जरिए हम उनके गुणात्मक रूप को गणनात्मक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अनुमापन प्रविधियाँ गुणात्मक तथ्यों की एक श्रेणी को संख्यात्मक श्रेणी में परिवर्तित करने वाली पद्धतियाँ हैं, ऐसा गुडेनहार्ट कहते हैं। यानी ये जो स्केलिंग टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं, अनुमापन प्रविधियों की बात कर रहे हैं, ये गुणात्मक तथ्यों की एक श्रेणी को संख्यात्मक श्रेणी में परिवर्तित करने का काम करती है। क्योंकि हम जब तक कि उनको गणनात्मक रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक उनकी एनालिसिस करना वास्तव में बहुत ही टेढ़ी खीर रहेगी और वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से ये उचित भी नहीं है। किसी वस्तु या घटना की मात्रा का भार को मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, उसी के आधार पर जिन अनुमापन साधनों का निर्माण किया जाता है उसे अनुमापन प्रविधियां कहते हैं, ऐसा पीवी यंग साहब कहते हैं। यानी दोनों ही, चाहे गुडेनहार्ट की बात करें या पीवी यंग की बात करें, दोनों का ये कहना है कि एक तरह से गुणात्मक रूप को गणनात्मक रूप में बदलने की जो तरीका है वो अनुमापन प्रविधियां कहलाती हैं। अब अगर हम ये कहें इनकी प्रविधियों की जरूरत क्या है, इनकी गुण क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अनुमापन प्रविधियां घटना या समस्याओं का निराकरण करके सही और निष्पक्ष माप प्रस्तुत करती हैं। इसी से निष्कर्षों की प्रामाणिकता को सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात हम निष्कर्षों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए भी अनुमापन प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए। क्योंकि जब तक कि हम उनको गणनात्मक रूप में नहीं बदलेंगे तो उसको वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। तो अनुमापन प्रविधियां ये काम करती हैं जिससे कि वैज्ञानिकता प्रदान की जा सके। वर्तमान में अनुमापन प्रविधियों द्वारा जटिल से जटिल मनोवृत्तियों का भी जिस ढंग से माप किया जाता है उससे ऐसी आपत्तियां अब निराधार सिद्ध हो गई हैं। अर्थात अब वैज्ञानिक ढंग से हम घटनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक तरह से पक्षपात रहित अध्ययन के लिए भी
अनुमापन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, अर्थात वस्तुनिष्ठता के लिए ये आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के लिए अनुमापन प्रविधियों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास आज भी ऐसी टेक्निक्स नहीं हैं जैसे कि फिजिकल साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में है, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ कठिनाइयां हैं। जैसे हम कह सकते हैं क्रम का निर्धारण। हम ये जानते हैं कि घटनाओं को जानने के लिए तथ्यों के क्रम की एक निरंतरता को जानना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ देखी गई कोई घटना जब घटित होती है तो उसके क्रम को जानना जरूरी है। लेकिन घटनाओं में इतनी जटिलताएं होती हैं, इतनी जटिलताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण निरंतरता का समुचित ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे में सामाजिक व्यवहार में प्रेम, घृणा, विरोध, सहयोग आदि की अभिव्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से होती है, जिन्हें समझना आसान कार्य नहीं होता। ये एक समस्या हमारे सामने रहती है। इसके साथ साथ विश्वसनीयता का जो दृष्टिकोण है वो भी कहा जाता है। अनुमापन तभी विश्वसनीय होगा जब एक ही प्रतिचयन पर बार बार लागू करने पर उसके द्वारा एक ही परिणाम निकलता है। यानी जो हमने एक सैंपल साइज लिया उस पर हम बार बार उसको लागू करें और उसके परिणाम भी सेम निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि अलग अलग परिणाम निकले तो उसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। ये एक समस्या रहती है, क्योंकि आदमी मशीन तो नहीं है। जैसे कि फिजिकल साइंसेज में हम मशीनों की बात करते हैं, नेचुरल साइंसेज में भी हम इस तरह की बात करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाती। प्रामाणिकता की समस्या। किसी अनुमापन को तभी प्रामाणिक माना जा सकता है जब उसके द्वारा एक तथ्य के वास्तविक माप को ज्ञात किया जा सके, जो कि संभव नहीं है। जो उसका जो वास्तविक माप है वो नापना संभव नहीं है। इसके साथ साथ पदों की असमान प्रकृति। हम ये भी देखते हैं कि पदों की असमान प्रकृति भी पाई जाती है। मुख्य समस्या पदों के असमान प्रकृति से संबद्ध है। पैमाने के द्वारा हम जिन व्यक्तियों की मनोवृत्तियों की माप करने का प्रयत्न करते हैं, ये आवश्यक नहीं कि उन व्यक्तियों के व्यवहारों में कोई समानता हो। हमको दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चाहे वो एक ही धर्म के हो, एक ही जाति को, एक ही वर्ग के हो, तब भी हमको उनके व्यवहारों में समानता नहीं दिखाई पड़ती। ये एक समस्या है, खासकर अनुमापन में, खासकर सोशल साइंसेस में। मानवीय व्यवहारों में परिवर्तनशीलता। मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, जिसके कारण एक समय पर तैयार किया गया पैमाना दूसरे समय पर लागू नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब, आज हमने जो पैमाना बनाया उसको एज इट इज दूसरे पर लागू कर दे, ऐसा होना संभव नहीं है। अब बात आती है इसके बाद, इसके कौन कौन से पैमाने हैं जिनका प्रयोग हम समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञानों में शोध कार्य करते समय कर रहे हैं। एक तो पैमाना है अंक पैमाना। ये बहुत प्रसिद्ध पैमाना है जिसका प्रयोग हमारे अनुसंधानकर्ता अक्सर करते हैं। खासकर सामाजिक घटनाओं को मापने के लिए यह एक सामान्य पैमाना है, सिंपल पैमाना जिसका प्रयोग किया जाता है। हमारे पीएचडी रिसर्च स्कॉलर कर रहे हैं। आजकल इसका प्रयोग काफ़ी किया जा रहा है। इसमें एक अथवा अधिक समूह में विभिन्न विषयों के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का माप किया जाता है। यानी एक या एक से अधिक विषयों पर हम इसमें विभिन्न मनोवृत्तियों का माप करते हैं। अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न स्थितियों अथवा कथनों को संकलित करके उसकी एक सूची में व्यवस्थित कर लिया जाता है। इसके बाद इन कथनों के विषय में उत्तरदाताओं की राय ली जाती है। उत्तरदाताओं से कहा जाता है कि जिस कथन से आप सहमत हैं अथवा जिसके अनुकूल हैं, आप अपने आप को समझते हैं, उसके आगे सही का निशान लगा दिया जाता है, अर्थात उस पर राइट लगा दिया जाता है। जिनके आगे सही का निशान लगा दिया जाता है उन्हें अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। यानी उत्तरदाता ने जिसके आगे सही का निशान लगा दिया तो उसको अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न कथनों का जो अंक प्राप्त होते हैं उन्हीं के आधार पर उत्तरदाता की मनोवृत्ति को ज्ञात कर लिया जाता है। यानी उसको कई तरह के पॉइंट दिए, उसके आधार पर जिस पे उसने सही निशान लगाया उनको अंक प्रदान कर दिया और उसी तरह से उत्तरदाता की मनोवृत्ति को जानने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं किसी छात्र से कहा जाता है कि महाविद्यालय में सुविधाओं संबंधी मनोवृत्तियों के बारे में जानकारी हासिल, कौन सी सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी क्या सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे कहा जाए प्रतिदिन कक्षाएं सुचारू रूप से चलें, कॉलेज में लाइब्रेरी की सुविधा हो, कॉलेज में खेलकूद की सुविधा होनी चाहिए, कॉलेज में कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, कॉलेज में सेमिनार होते रहने चाहिए। अब उसमें उत्तरदाता यानी छात्र ने जिस पे ज़्यादा निशान लगाए हैं, ज़्यादा अंक मिले हैं, उसी आधार पर
छात्रों की मनोवृत्तियों को जानने का प्रयास किया जा सकता है। अर्थात इस कथन द्वारा सही का निशान लगेगा, वही छात्र की सुविधा संबंधी मनोवृत्ति को जानने में मदद मिलती है। एक तरह से अंक पैमाना एक सिंपल पैमाना है जिसके जरिए हम ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि छात्र की या किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति कैसी है। सिंपल ढंग से इस तरह की मनोवृत्ति का प्रयोग करके हम जान सकते हैं, जो कि गुणात्मक को गणनात्मक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पैमाना आता है सामाजिक दूरी मापक पैमाना। जैसा कि हम देखते हैं कि आदमी का व्यवहार बहुत जटिल है, किसी के प्रति तो वो बहुत ही निकटता का महसूस करता है, किसी से वो दूरी बनाना चाहता है, किसी से एक परिस्थिति में दूरी बनाना चाहता है, दूसरी परिस्थिति में उसके साथ निकटता का संबंध महसूस करता है। अर्थात व्यक्ति अथवा समूह ऐसे हैं जिसे हम बहुत निकटता का अनुभव करते हैं। कई बार ऐसा ही है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, निकटता का अनुभव करते हैं तो दूरी अथवा घृणा करते हैं। एक ही व्यक्ति से हम विशेष परिस्थितियों में बहुत घनिष्ठता का अनुभव करते हैं, जबकि दूसरे समय पर उसी व्यक्ति से हम संदेह की भावना व्यक्त करते हैं। तो सामाजिक अध्ययनों में इस प्रकार की निकटता अथवा दूरी मापने की मुख्य पैमाने का उपयोग किया जाता है। उसे बोगार्डस ने सामाजिक दूरी मापक पैमाना बताया है। यानी हम यहाँ पर सामाजिक दूरी के बोगार्डस स्केल की बात करेंगे। बोगार्डस स्केल यानी बोगार्डस ने लगभग 100 लोगों की इस प्राथमिक चरण में तय किया और उसके आधार पर कुछ ऐसे सामाजिक परिस्थितियों का चुनाव किया जिसके द्वारा विभिन्न समूह के प्रति एक विशेष व्यक्ति अथवा समूह की एक घटती अथवा बढ़ती सामाजिक दूरी को ज्ञात किया जा सके, इस बात को बताया। बोगार्डस ने परिस्थितियों में प्रमुख रूप से उसके उद्देश्य देखा गया कि अंग्रेज, स्वीडिश, पोल और कोरियन लोगों के प्रति अमेरिका के नागरिकों की जो सामाजिक दूरी अथवा घनिष्ठता की सीमा है उसका माप करना था। और बोगार्डस ने इसके लिए 7 परिस्थितियां निश्चित की। अर्थात बोगार्डस ने अमेरिका लोगों के की जो मनोवृत्ति थी, खासकर अंग्रेज के प्रति, इसके साथ साथ स्वीडिश के प्रति, पोल के प्रति और कोरियन के प्रति, मतलब उनसे कितनी दूरी मापते हैं, कितनी दूरी मानते हैं, उसके आधार पर उसने 7 परिस्थितियां दी। एक परिस्थिति थी विवाह करने की स्वीकृति। कितने लोग ये चाहते हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो स्वीडिश हो, चाहे वो पोल हो या कोरियन, इनके प्रति विवाह करने की स्वीकृति कितने लोग अमेरिकन कहते हैं। क्लब में साथी बनाने की स्वीकृति कितने लोग कहते हैं। साथ में पड़ोस में रहने की स्वीकृति, यानी अंग्रेज के प्रति, साथ में स्वीडिश के प्रति, पोल के प्रति और कोरियन के प्रति। पड़ोस में रहने की स्वीकृति, पड़ोस में कितने लोग रह सकते हैं, कौन लोग रह सकते हैं, यानी इन चारों देशों के लोगों में से कौन किसको अपने पड़ोस में रखना पसंद करेंगे। एक ही दफ्तर में साथ साथ कार्य करने की स्वीकृति, कितने लोग, यानी अमेरिकी लोग ये चाहेंगे कि इसमें से कौन से देश के आदमी हमारे बगल में रहे। वो एक से अधिक देश के भी हो सकते हैं, यानी स्वीडिश और अंग्रेज भी हो सकते हैं, या फिर पोल और कोरियन भी हो सकते हैं। इसमें नागरिक के रूप में स्वीकार करने की स्वीकृति, इस आधार पर इस परिस्थिति का भी एक बिंदु दिया। इसके साथ साथ देश में केवल यात्री के रूप में आए और बाकी फिर चले जाएं, अंग्रेज के प्रति, स्वीडिश के प्रति, पोल के प्रति और कोरियन के प्रति। इसके साथ साथ अपने देश से बाहर निकालने की इच्छा। इस तरह से हम देखते हैं कि इन 7 परिस्थितियों के आधार पर खासकर बोगार्डस ने ये जानने का प्रयास किया कि अमेरिकन कितना लोगों को चाहते हैं, अमेरिकन किस आधार पर उनसे उनके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, उनको अपने यहाँ रखना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। इस तरह 7 परिस्थिति, इसमें विवाह की बात कर दी उन्होंने, क्लब में साथी बनाने की कर दी, दफ्तर में साथी, पड़ोस में रहने की स्वीकृति, दफ्तर में कार्य करने की स्वीकृति, क्लब में साथी की स्वीकृति, इसके साथ साथ नागरिक की स्वीकृति या फिर बाहर निकालने की इच्छा। इस तरह से कई बिंदुओं के आधार पर, कई परिस्थितियों के आधार पर लोग के विचार जानने का प्रयास किया। बोगार्डस ने कई दिनों में ये एक तरह की अनुसूची बनाई और उत्तरदाता को साथ में ये निर्देश भी दिया कि प्रत्येक दशा में अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया व्यक्त करे। प्रारंभ में वो किसको चाहता है, इस आधार पर वो बार बार बदलाव न करे। प्रतिक्रिया में विशेष व्यक्ति का ध्यान न रखे, बल्कि एक समूह की बात करे, यानी संपूर्ण समूह को ध्यान में रखे। व्यक्ति का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा 7 वर्गों में उसमें निशान लगाएं जिसमें वो सहमत हो।
7 वर्ग निश्चित किए गए। 7 वर्ग का मतलब जो 7 परिस्थिति थी वो 7 वर्ग निश्चित किए, उसके आधार पर वो निशान लगाए, उससे पता चल जाएगा। उत्तर प्राप्त होने पर योग निकाल कर लगभग उन्होंने 1725 सूचनादाताओं के उत्तरों को 100 के बराबर मान लिया और प्रत्येक वर्ग एवं समूह को जो जो प्रतिशत प्राप्त हुआ उसके आधार पर यह देखा कि अधिकांश अमेरिकी अंग्रेज के प्रति तो ज़्यादा निकट हैं, जबकि स्वीडिश के प्रति नंबर पर आने पर पोल के प्रति तीसरे नंबर पर और कोरियन के प्रति अंतिम स्तर पर या ना के बराबर उनके प्रति दृष्टिकोण देखा गया। अर्थात इससे ये पाया गया कि अमेरिकन अंग्रेज को तो अपने ज़्यादा निकट मानते हैं, कोरियन को और पोल को बहुत कम निकट मानते हैं। यानी कहने का मतलब अमेरिकन अंग्रेज और थोड़े बहुत स्वीडिश को अपने नज़दीक मानते हैं, उनसे उनकी सामाजिक दूरी बहुत अधिक नहीं है। लेकिन कोरियन और पोल के प्रति तो कोरियन के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा है कि वो उनको देखना नहीं चाहते, उनको पसंद नहीं करते। इससे इस स्केल के माध्यम से सामाजिक दूरी मापने का एक बहुत सही तरीका खासकर बोगार्डस साहब ने दिया। इसको डिटेल में देखने के लिए आप बोगार्डस स्केल को सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि बोगार्डस साहब ने सामाजिक दूरी नापने का एक बहुत सही मापक पैमाना प्रस्तुत किया, जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं। सामाजिक दूरी मापने के इस पैमाने में बोगार्डस साहब ने ये 7 बिंदु जरूर केवल 4 देशों के लिए दिए। आप दूसरे देशों के आधार पर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि इंडियंस ये देख सकते हैं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और खासकर अफगानिस्तान, इन 4 देशों के प्रति इस सोच को भी चेक किया जा सकता है। इसके अलावा एक स्टेट जैसे यूपी वाले, उत्तर भारत में यूपी वाले, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके प्रति भी सोच देख सकते हैं, या महाराष्ट्र के प्रति सोच देख सकते हैं। इससे पता लग सकता है कि क्या कितनी दूरी मानते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग लोगों में अलग अलग दूरी मापने का एक पैमाना प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर हम सामाजिक दूरी माप सकते हैं। इसके अलावा हम सामाजिक शोध में तीव्रता मापक पैमानों का भी प्रयोग करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में तीव्रता मापक पैमानों से हमको काफ़ी हद तक तीव्रता के बारे में पता चलता है। व्यक्ति या समूह की जो मनोवृत्तियाँ हैं एवं रुचियों की जो गहनता है अथवा तीव्रता मापने के लिए इन पैमानों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 खंड के पैमाने हैं, 3 पॉइंट स्केल भी कह सकते हैं इसको। इस पैमाने में 3 बिंदु के आधार पर उत्तरदाताओं की तीव्रता और मनोवृत्तियों के संबंध मापी जा सकती है। जैसे कि हम कह सकते हैं पूर्णतः सहमत, तटस्थ, पूर्णतः असहमत, सदैव संभव, कभी कभी संभव और बिल्कुल संभव नहीं। इस तरह से 3 पॉइंट स्केल के जरिए हम ये चीज़ माप सकते हैं लोगों की तीव्रता। इसके आधार पर हमको तीव्रता पता चल जाएगी। लेकिन कभी कभी हमको किसी क्षेत्र के लोगों की तीव्रता में गहनता की ज़रूरत पड़ती है और ऐसी स्थिति में हम 5 पॉइंट स्केल का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब मनोवृत्तियों को मापने के लिए तीव्रता 5 खंडों में बांटी जाती है तो 5 खंडों के आधार पर हम 5 पॉइंट स्केल का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम जैसे कह सकते हैं पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत। इस तरह से 5 बिंदु रखे हम उत्तरदाता से जान सकते हैं। इसका एक बिंदु तरीका हो सकता है बहुत पसंद, पसंद, तटस्थ, नापसंद और बिल्कुल नापसंद। इस तरह से हम तीव्रता जान सकते हैं। इससे अधिक भी हम 7 पॉइंट स्केल का भी डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम जान सकते हैं। तीव्रता मापक पैमाने को 2 तरीके हो सकते हैं। एक समान विस्तार वाले तीव्रता मापक पैमाने, जिसमें कि दोनों 2 खंडों का विस्तार समान दिखाई पड़ता है। तटस्थता की स्थिति बीच की रहती है। अर्थात तटस्थता की स्थिति को दर्शाने के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम तटस्थता ही है, अनिश्चितता है, अनिश्चित है, उदासीन है, इसका प्रयोग कर लेते हैं। इसके अलावा असमान विस्तार वाले तीव्रता मापक पैमाने, जिसमें हम कह सकते हैं विशेष दशाओं के प्रति तीव्रता मापने में एक निश्चित निरंतरता में अभिव्यक्त किया जाता है। पहली स्थिति को 0 या 1 कह सकते हैं, जबकि आगामी तीव्रता को हम उसको बढ़ते हुए क्रम में अधिकता को स्पष्ट करता है। हम उसकी तीव्रता नाप सकते हैं। जैसे किस चीज़ को आप पसंद करते हैं, थोड़ा पसंद करते हैं 1 नंबर पे, और ज़्यादा पसंद करते हैं 2 नंबर पे, और अधिक पसंद करते हैं 3 नंबर पे, और अधिक पसंद करते हैं, यानी उसकी तीव्रता नापी जा सकती है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, तो वो एक तरह से तीव्रता मापक पैमाने के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इस तरह से हम जानकर हम गणनात्मक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, चूँकि हमारी सामाजिक घटनाएँ, सामाजिक समस्याएँ, उनको
वो गुणात्मक रूप में होती हैं। एक तरह से गुणात्मक रूप से उनको गणनात्मक रूप में बदल के उसको वैज्ञानिक पक्ष में डेवलप कर सकते हैं, वैज्ञानिकता के निकट पहुंच सकते हैं। और ये चीज़ वर्तमान समय में अनेक समाजशास्त्रियों द्वारा, अनेक बुद्धिजीवियों द्वारा, अनेक साइकोलॉजिस्ट द्वारा, अनेक एजुकेशनिस्ट द्वारा डेवलप की जा रही है, जिसका प्रयोग करके हम अपने रिसर्च कार्य को अधिक वैज्ञानिक बना सकते हैं। आज इतना ही।